स्टूडेंट पॉलिटिक्स जो है, इसमें कत्लो गारत गरी और मार धाड़ का जो सिलसिला है, ये कब शुरू हुआ? ये देखिए गौरी साहब, ये कहानी जो है ना, ये सारी है लाहौर शहर की। तो एक नया कल्चर इवॉल्व हुआ कि एक लड़के ने गन जाना कल्चर। ना कॉलेज, हुँ, तो उसके पास कोई कावासाकी की मोटरसाइकिल होनी चाहिए, हुँ, वो ट्रेल जो होते थे, हुँ। और उसके पास एक पिस्तौल होना चाहिए 500-700 वाला। हुँ, उसमें ज़्यादा क्रेडिट जो है ना, सबसे ज़्यादा क्रेडिट एमएसएफ के हवाले से हुँ, वो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब को जाता है। हुँ। ये जो मार धाड़ है, कत्लो गारत गरी, ये अंडरवर्ल्ड, इसमें एमएसएफ का बड़ा मरकज़ी किरदार रहा है। तो एमएसएफ की तश्कील बुनियादी तौर पे कैसे हुई? होता ये था कि जमीयत के लड़के ख्वाजा साहब ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, हुँ, ਤੇ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ख्वाजा साहब ਦੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਜਮੀयत ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੇ, मतलब अभी गन्स आई नहीं थी उस तरह से, अभी गोलियां और ब्रस्ट मार धाड़ थी लेकिन वो डंडे चपेड़ सोटे का। मुक्का हाँ, चपेड़ हाँ, मुक्का चल रहा ठीक था। है। इस सियासत का जो रुख बदला ना, वो एक शख्सियत ने बदला जिनका नाम था अरशद अमीन चौधरी। हुँ, वो लिया के एक छोटे से जमींदार घराने से उनका ताल्लुक था, मतलब छोटा भी नहीं था, वाले साहब उनके इंजीनियर थे। हुँ, वो यहाँ लाहौर में आए ट्रैक्टर खरीदने के लिए, और ये ट्रैक्टर वाली बात भी आपको पता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी नहीं हुई थी, कोई लोग कहते हैं हुई थी, लेकिन ये मैं आपको जो बात कर रहा हूँ ना, ये मैं बता रहा हूँ आपको आई विटनेस अकाउंट्स की। हुँ। वो लोग सुनी जो सुनाई उसका हिस्सा रहे ये हैं। अरशद अमीन के भाई के इंटरव्यूज हैं, जो मैं हुँ, अरशद अमीन की जो शख्सियत आपके सामने रखने ओके। लगा हूँ। और चौधरी साहब का जो एक जो वो इतना बड़ा माफिया बने ना, उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि उन्हें पैसे खर्च करने में वो नहीं था, कोई मसला नहीं था, कोई कंजूस या बखील शख्सियत सही, नहीं सही, थे। वो थे कि खुले पैसे ने मुंडिया भी खवाओ ते आप भी हाँ। खाओ, एंदा चक्कर से। सही। ख्वाजा साद रफीक साहब की जो एक्टिव स्टूडेंट पॉलिटिक्स थी, वो तब तक खत्म हो चुकी थी। हुँ, वो पढ़ के तो एमए कॉलेज से जा चुके थे, और वो जो मुस्लिम लीग का पंजाब की तंजीम थी ना, उसके प्रेसिडेंट थे। तो अरशद अमीन एक्टिव स्टूडेंट पॉलिटिक्स कर रहा था, हुँ, और जो स्टूडेंट की पावर थी वो उसके जी। पास थी, लड़के हर वक्त जमा थे, हुँ, और खाने का भी शौक था, उनको खिलाने का भी शौक था, लगाता था तो खाता खाता था तो खिलाता भी था। सही। तो वो एक उनके गिर्द अच्छा खासा लड़कों का हजूम खड़ा हो गया, और सही। उन्होंने एमएसएफ शुरू कर दी। ठीक है। कि एक तरफ उनके पास थे अच्छू और शीदी जैसे गैंगस्टर्स, बदनामे ज़माना हुँ। बदमाश, जो मफरूर मफरूर करने करते के लिए कॉलेज के हॉस्टल्स में पनाह लेते थे। हमें तो वो गोगी भट्ट का नाम याद है, वाजिद उमर गोगी अभी आप बता रहे हैं। उनका जिक्र भी आएगा। ओके। अच्छा, हम कह सकते हैं कि ये जो रईस टैंकी था, ये अरशद अमीन चौधरी का बाबा लाडला था। जी, रईस कालिया क्यूएसएफ के हिटमैन था, मतलब अच्छा। बंदे मारन वाला काम उधर रईस कालिया कर रहा था, इधर रईस टैंकी कर रहा था। दो रईस हैं, रईस कालिया और रईस रईस टैंकी। टैंकी। लाहौर की तलबा सियासत और अंडरवर्ल्ड के हवाले से कभी मरबूत बात नहीं हुई। मुख्तलिफ व्लॉगर्स बात तो करते हैं लेकिन टुकड़ों में बात करते हैं। उन्हें ये भी नहीं पता कि कौन सा करैक्टर जो है वो पहले आया, कौन सा बाद में आया। बस उसमें सुनी सुनाई बातें हैं जिन्हें लेके जो है व्यूज़ हासिल करने की कोशिश की जाती है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना लाहौर की जो अंडरवर्ल्ड है, जो जिसने तलबा सियासत से जन्म लिया, उसे समझने के लिए एक बाकायदा सीरीज़ जो है वो शुरू की जाए। और इस खसूसी सीरीज़ के हवाले से मैंने स्टूडियोज़ में ज़हमत दी है। आफ्ताब अनवर साहब मेरे दोस्त हैं। इनके कई हवाले हैं, वैसे तो ये सीनियर सहाफ़ी हैं और मिज़ाह के हवाले से काफ़ी इन्होंने शोज़ मुतारफ़ करवाए, इनके क्रेडिट पे हैं। लेकिन बहुत कम लोग ये बात जानते हैं। मुझे इस बात का अच्छी तरह से अंदाज़ा है कि अंडरवर्ल्ड पे इनकी बड़ी गहरी नज़र है। वैसे तो शोबिज़ और अंडरवर्ल्ड का ताल्लुक होता ही है, और चूँकि शोबिज़ को ये कवर करते रहे हैं, शोबिज़ से इनका गहरा ताल्लुक है, तो अंडरवर्ल्ड में इनकी ख़ास दिलचस्पी जो है वो रही है। ये वाला तारुफ़ मेरा ख़्याल है कि बहुत कम लोगों को होगा। तो आफ्ताब साहब, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया जी, ज़ेह नसीब। आज गौरी साहब आपके स्टूडियो में मौका मिलेगा बात मैंने कहा करने आपकी शख्सियत का एक जो नया पहलू है, उससे लोगों को रोशनास करवाया का। जाए। ये आपके चैनल के व्यूवर्स को तो पता है, जी, हम तो करते रहते जी। हैं क्राइम पे। हुँ। अच्छा, ये बताएँ कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स जो है, इसमें कत्लो-गारत गरी और मार-धाड़ का जो सिलसिला है, ये कब शुरू हुआ? ये देखिए गौरी साहब, ये कहानी जो है ना, ये सारी है लाहौर शहर की। आपको पता है कि जमात इस्लामी पाकिस्तान बनने से पहले बन गई थी, इसी हुँ, तरह उसका जमीयत का जो तुलबा विंग है, मेरे से ज़्यादा आप उसको जानते हैं। जी।
आपका भी एक बैकग्राउंड है हम्म, जमीयत और जमात के हवाले से। अच्छा, फिर इसी तरह एमएसएफ जो है वो उस वक्त भी थी जब हम्म, पाकिस्तान कायम हो रहा था, तो हम्म, कायद आजम का बड़ा साथ दिया था मुस्लिम लीग की खवातीन विंग ने और स्टूडेंट विंग ने, एमएसएफ ने। बिल्कुल सही। तो आपको अंदाजा ही है कि जब तक अफगान वॉर नहीं शुरू हुई थी 1979 से, तो बड़ा एक भला सा पाकिस्तान था, स्टूडेंट पॉलिटिक्स भी भली सी थी। हम्म, कराची भी बड़ा एक खूबसूरत सा शहर था, वहां पर भी वो सारा कुछ नहीं हुआ था जो उसके बाद हुआ। सही। तो ये अफगान जंग का एक असर था कि एक तशद्दुद और असले की रेल पेल का सिलसिला शुरू हुआ। हम्म, तो वही जमीयत, वही एमएसएफ, वही सारे लोग जो पहले बड़ी पुरअमन सियासत होती रही है, आपको पता है कि कैसे कैसे लीडर दिए हैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स ने, हम्म, कि अभी भी आप अगर देखें तो शेख रशीद साहब हैं गॉर्डन कॉलेज के, हम्म। परवेज रशीद साहब हैं, परवेज लखत रशीद बलोच साहब साहब हैं, वो हैं। भी गार्डन हाँ, कॉलेज से हैं। हाँ, फिर जमात इस्लामी के तो बेशुमार लीडर हैं जो हम्म, तुलबा सियासत से हैं। हम्म, तो वो भला दौर था, पुरअमन दौर था, तकरीरें हो जाती थी, स्टिकर लग जाते थे, पोस्टर्स लग जाते थे हम्म, एक दूसरे के खिलाफ, हम्म, एक को एग्जिस्टेंस थी। हम्म, लेकिन जब ये अफगान जंग के बाद एक असलहे की फरावानी हुई हम्म, ना, तो उस वक्त मेरे ख्याल में 1000 या 1200 रुपए का, या शायद शुरू में 81 82 83 में ना 500 600 का भी पिस्तौल आ जाता था। हम्म। तो एक नया कल्चर इवॉल्व हुआ कि एक लड़के ने गन जाना कल्चर। ना कॉलेज, हम्म, तो उसके पास कोई कावासाकी की मोटरसाइकिल होनी चाहिए, हम्म, वो ट्रेल जो होते थे, हम्म। वो नहीं है तो 125 होना चाहिए, बिल्कुल सही। और उसके पास एक पिस्तौल होना चाहिए 500 700 वाला। हम्म, तो ये कल्चर जो है ना, ये तबाही लेकर आया। हम्म, जमीयत का आपको पता है कि लाहौर के कॉलेजेस पे और पंजाब यूनिवर्सिटी पे हर जगह कंट्रोल था, होल्ड था। जी। लेकिन जब 85 के इलेक्शंस हुए ना, क्योंकि पहले तो ये ज़िया हक की बी टीम थी, हम्म, तो ज़िया हक ने पूरा मुल्क ही इनके हवाले किया हुआ था, तो कॉलेजेस भी ज़ाहिर है और यूनिवर्सिटीज़ भी इनके हवाले थी, और इन्हें चैलेंज करने वाला कोई नहीं था। 85 में जो इलेक्शन हो के तो जो जुनेजो साहब की गवर्नमेंट बनी जी। ना, उसके नीचे फिर लाहौर में एमएसएफ को थोड़ा सा फलने फूलने का मौका मिला। हम्म, उसमें ज़्यादा क्रेडिट जो है ना, सबसे ज़्यादा क्रेडिट एमएसएफ के हवाले से हम्म, वो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब को जाता है। हम्म। क्योंकि ख्वाजा साद रफ़ीक साहब जो अच्छा, है इसमें ना, पहले बता दें कि एमएसएफ का आपने नाम लिया। जाहिर है ये जो मार धाड़ है, कत्लो गारत करी, ये अंडरवर्ल्ड, इसमें एमएसएफ का बड़ा मरकजी किरदार रहा है। तो एमएसएफ की तश्कील बुनियादी तौर पे कैसे हुई? वही मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि ये जो तश्कील तो बड़ी पुरानी हो गई थी, हम्म, लेकिन जो मिड 80s में आके, जो अब 83 84 में थोड़ी सी मार्शल लॉ की सख्तियाँ थोड़ी सी कम हुई हैं, हम्म, सियासत करने का लोगों को मौका मिला। हालांकि आपको पता है उस वक्त की मुस्लिम लीग भी उधर ही खड़ी थी, हम्म। ज़िया हक की तरफ ही खड़ी हुई थी, इसलिए इनको भी थोड़ी बहुत स्पेस मिल गई। सही। तो उस स्पेस का फ़ायदा उठा के तो जो है ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, हम्म, उन्होंने नॉन वायलेंट एक पॉलिटिक्स का आगाज़ किया। वायलेंस तब भी होता था, जी। होता ये था कि जमीयत के लड़के ख्वाजा साहब ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, हम्म, ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ख्वाजा साहब ਦੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਜਮੀयत ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੇ, मतलब अभी गन्स आई नहीं थी उस ओके। तरह से, अभी गोलियां और ब्रस्ट मार मारने धाड़ का थी लेकिन वो डंडे चपेड़ सोटे का, मुक्का हाँ, हाँ। चपेड़ मुक्का चल रहा था। ठीक है। फिर ख्वाजा साहब को इसी स्ट्रगल में ज्वाइन किया एक और बड़ी सियासत की शख्सियत है, रियाज फतेहाना हम्म, साहब। हम्म, अच्छा, अब तक तो मामला ये था कि कोट टाई वाली सियासत हो रही थी ना, मतलब महजब टाइप, आप हम्म, मेरे खिलाफ तकरीर कर लें, मैं आपके खिलाफ तकरीर हम्म, कर लूँ। इस सियासत का जो रुख बदला ना, वो एक शख्सियत ने बदला जिनका नाम था अरशद अमीन चौधरी। हम्म, वो लिया के एक छोटे से जमींदार घराने से उनका ताल्लुक था, मतलब छोटा भी नहीं था, वाले साहब उनके इंजीनियर थे। हम्म, वो यहाँ लाहौर में आए ट्रैक्टर खरीदने के लिए। हम्म, और ये ट्रैक्टर वाली बात भी आपको पता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी नहीं हुई थी, वो कोई लोग कहते हैं हुई थी, लेकिन ये मैं आपको जो बात कर रहा हूँ ना, ये मैं बता रहा हूँ आपको आई विटनेस अकाउंट्स की, वो लोग सुनी जो सुनाई। उसका हाँ, हिस्सा रहे हैं। ये हाँ। अरशद अमीन के भाई के इंटरव्यूज हैं जो मैं हम्म, अरशद अमीन की जो शख्सियत आपके सामने रखने ओके। लगा हूँ। वो ट्रैक्टर खरीदने ही आए थे यहाँ, अब्बा जी के पैसे थे काफी उनके पास। हम्म, तो आपको पता है कि उस दौर लाहौर से में, ट्रैक्टर खरीदने आए। हाँ जी, लाहौर क्या जो ये ना रावी का पुल और शादरा वगैरह, हम्म, यहाँ मिल्लत के और बड़े बड़े स्टोर्स थे जहाँ हम्म, ट्रैक्टर और ज़राई आलात का सामान बिल्कुल सही। बिकता था शेखपुरा रोड पे। सही। तो उन्हें कहा कि इतने ही लैके वापस चले जाना, जरा थोड़ा आगे तो जाइए, लाहौर तो वेखिए कि लाहौर की वाह।
तो वो आगे स्टेशन के पास, और जब वो वहां आए अच्छा, ये ट्रैक्टर लेके आए हैं या मैंने लिया ही नहीं है, ओके, पैसे भाई के वैसे कोल ने ट्रैक्टर लाना है। सही सही। और चौधरी साहब का जो एक जो वो इतना बड़ा माफिया बने ना, उसकी एक बुनियादी वजह ये है कि उन्हें पैसे खर्च करने में वो नहीं था, कोई मसला नहीं था, कोई कंजूस या बखील सही शख्सियत सही नहीं थे। सही वो थे कि खुले पैसे ने मुंडिया ने भी खुआओ ते आप भी हाँ खाओ, एंदा चक्कर से। सही। तो उन्होंने यहाँ आके स्टेशन के पास है टेक्निकल कॉलेज, उसमें एडमिशन ले लिया, और जिन्ने दिन ट्रैक्टर दे पैसे ऐसे मुंडिया ने खूब अय्याशी करवाई। तो वो चोरी चोरी होगी, आपको पता है क्या मैं ज़ाहिर है। भले वक्तों की बात कर रहा हाँ, हूँ। हाँ। और ट्रैक्टर तब भी एक बड़ी रकम से ही बिल्कुल, आता था। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, वो ट्रैक्टर वाले पैसे तो ज़ाहिर है ख़त्म हो गए, अब चौधरी साहब ने खड़पैंची भी रखनी थी। हाँ, और ये इनकी फैमिली का एक ये था कि ये थोड़े बहुत नज़रियाती तौर पर मुस्लिम लीग के करीब लोग थे, सही, इनके वालिद साहब भी और ये भी। सही। तो इन्होंने वहाँ पे शुरू किया, जो स्टेशन के आसपास कॉलेजेस हैं वहाँ पे इन्होंने एमएसएफ को ऑर्गेनाइज़ चलाना करना शुरू शुरू किया। किया। और ये जो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब वाला दौर है ना, उस ख्वाजा साद रफ़ीक साहब की जो एक्टिव स्टूडेंट पॉलिटिक्स थी वो तब तक ख़त्म हो चुकी थी। वो पढ़ के तो एमए कॉलेज से जा चुके थे, और वो जो मुस्लिम लीग का पंजाब की तंजीम थी ना, उसके प्रेसिडेंट थे। ये 85 के आसपास की बात रही होगी। आसपास ही ठीक है, आप समझे कि ये 83-84 से ऑनवर्ड। ठीक है। फिर 85 का जो इलेक्शन हुआ, जब जुनेजो साहब की गवर्नमेंट बनी, मैंने शुरू में भी बताया कि उस वक्त थोड़ी सी पॉलिटिकल स्पेस पैदा हुई थी। आपको पता है मोहतरमा का भी 86 में आना तभी पॉसिबल हो सका जी, था जब जुनेजो साहब आए थे। बिल्कुल ऐसे ही। तो थोड़ी बहुत जो मार्शल लॉ की सख्तियां थी वो कम हो कम चुकी, हो क्योंकि सियासत सांस लेने लग गई थी। हुँ, अच्छा जी, तो जो ख्वाजा साहब का दौर था ना, वो था एमओ कॉलेज का। हुँ, और अब ख्वाजा साहब जा चुके थे 85-86 के बाद, उन्होंने कॉलेज अपना कर लिया था। तो वो जो मुस्लिम लीग की तंजीम थी पंजाब की, उसके प्रेसिडेंट थे। हुँ, तो अरशद अमीन एक्टिव स्टूडेंट पॉलिटिक्स कर रहा था, हुँ। और जो स्टूडेंट की पावर थी वो जी। उसके पास थी, लड़के हर वक्त जमा थे, हुँ, और खाने का भी शौक था, उनको खिलाने का भी शौक था, लगाता था तो खाता खाता था तो खिलाता भी था। सही, तो वो एक उनके गिर्द अच्छा खासा लड़कों का हजूम खड़ा हो गया, और सही, उन्होंने एमएसएफ शुरू किया। ठीक है। और फिर वो वहां से शिफ्ट होके तो आ गए दयाल सिंह कॉलेज, और दयाल सिंह कॉलेज पे जब उनका होल्ड हुआ है, हुँ, तो चूंकि काफी खुली डुली शख्सियत के मालिक थे चौधरी साहब, हुँ, तो वहां पे एक चौधरी साहब एक नेक्सस की बुनियाद बने हैं, कि एक तरफ उनके पास थे अच्छू और शीदी जैसे गैंगस्टर्स, बदनामे जमाना बदमाश, जो मफरूर मफरूर ही करने काटे। के लिए कॉलेज के हॉस्टल्स में पनाह लेते थे। बिल्कुल सही। उन्हीं में एक बंदा था मुश्ताक रूम मुश्ताकी डोगर, नारोवाल का इश्तिहारी था। अच्छा। और उन्हीं में एक बंदा था वाजिद उमर गोगी। आपने इन बंदों का जरा नाम ज़हन में रखने हैं, ओके। क्योंकि ये आगे जाके ना ये बड़ी क़यामत बर्पा करेंगे। हमें तो वो गोगी भट्ट का नाम ही याद है, वाजिद उमर गोगी अभी आप बता रहे हैं। उनका जिक्र भी आएगा, ओके। गोगी भट्ट साहब का जिक्र भी आएगा, क्योंकि दयाल सिंह कॉलेज जो था वो ग्वालमंडी में था, और गोगी भट्ट साहब का और टीवी भट्ट साहब का वो चलिए वो मुश्तरका आगे चल मोहल्ला के था। बात करते हैं। हाँ जी। फिलहाल ये बताएं कि एक तो इन पे जो सियासी दस्ते शफ़क़त जो है वो कब किसने रखा, और दूसरा इनका जो गैंग था अरशद अमीन चौधरी का, जिस तरह ये आपने 2 नाम बताए, तो इसके गैंग में और कौन-कौन से बड़े नाम थे? हाँ जी, ये जो सियासी सरपरस्ती की आप हुँ, बात कर रहे हैं हुँ, ना, मैं वो उधर उधर से इसको कनेक्ट करता हूँ। वो जो मैंने नेक्सस वाली बात की थी ना, कि अरशद अमीन चौधरी हुँ, जो हार्डकोर अंडरवर्ल्ड थी, और जो पॉलिटिक्स थी, और जो हुँ, पुलिस थी ना, तो उसके बीच में एक वो पुल था, हुँ, कि जो उसके हॉस्टल्स थे वो इश्तिहारियों के साथ भरे हुए थे, हुँ, और उन लड़कों के साथ जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन उन्होंने क्राइम भी किए हुए थे, गोलियां मारी भी हुई थी, गोलियां हुँ, खाई भी हुई थी। और दूसरी तरफ वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग हाउस में एमएसएफ के चेयरमैन के तौर पर बैठते थे। हुँ। ये जो जंग अखबार वाली रोड है ना, आप वहाँ डेवस रोड। काफी हुँ, डेवस रोड पे हुँ, जाते हैं, आगे आपका प्रेस क्लब है, जी, उसके पीछे एक पुराना मुस्लिम लीग हाउस भी बिल्कुल है। है। हाँ, तो वहाँ पर ये बैठते थे, वहाँ पर चौधरी परवेज़ इलाही साहब भी बैठते थे, और वहाँ पर रियाज फतेहाना साहब भी बैठते थे, वहाँ हुँ, पर ख्वाजा साद रफ़ीक साहब का भी आना जाना था, हुँ, मतलब उनका भी दफ्तर था, हुँ, ज़ाहिर है तंजीम थी हुँ, एमएसएफ। हुँ, तो जिस तरह मुस्लिम लीग के वहाँ पर जो ओहदेदारान थे उनके कमरे और उनकी चेयर्स लगी हुई थी, इसी हुँ, तरह एमएसएफ के लिए भी वहाँ पर जगह थी जहाँ अरशद अमीन चौधरी बैठते थे। सही।
और अरशद अमीन चौधरी साहब को जो उस वक्त ख़ास पजीराई हासिल हुई थी, वो इस वजह से हासिल हुई थी कि उन्होंने जुनेजो साहब के साथ भी अपने मरासम पैदा कर लिए थे कि जुनेजो साहब जब लाहौर के दौरे पे आते थे तो आपको पता है कि रौनक थे, अगर अरशद अमीन ही ला सकता सी ना कि 500 मुंडा इधरों आ जाओ तो 500 मुंडा उधरों आ मैंने तो जाओ। सुना है कि अरशद बिन चौधरी और जुनेजो साहब का डायरेक्ट ताल्लुक था, जी, वो इसी वजह डायरेक्ट से। बात हुआ करती थी जी, उनकी। जी, मैं यही आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो जुनेजो साहब लाहौर तशरीफ़ लाते थे तो जो लोग उनके प्रोटोकॉल में शामिल होते थे या उनकी सिक्योरिटी देख रहे होते थे या उनके हर इवेंट में शामिल होते थे, अरशद अमीन इज़ वन ऑफ देम। हम्म, और अरशद अमीन को इस पावर को एक्सरसाइज करने का बड़ा पता था कि अगर मेरी अप्रोच वज़ीर आज़म तक है सही। या पंजाब में इन्फ्लुएंशियल जो लोग हैं, उस वक्त आपको पता है पंजाब में भी मुस्लिम लीग की हुकूमत थी, वो मुस्लिम लीग नून नहीं थी लेकिन मुस्लिम लीग ही वो थी तो बाद में बनी और ना नून। शख्सियात भी यही थी। जी। तो वो इस पावर का एक्सरसाइज इस तरह से करते थे कि जो उनके पास अंडरवर्ल्ड के लोग थे और जो उनके साथ सियासतदानों का एक ताल्लुक था, तो वो उस ताल्लुक को कैश करवाते थे पुलिस वालों के ऊपर। अब एक मुझे बताइए कि एक एसएचओ है या एक डीएसपी है, तो वो आप पे किस तरह हाथ डालेगा जब आपको वो वजीर आजम के साथ देखेगा, जब आपको वो हुक्मरान जमात के जो मुस्लिम लीग हाउस है उसमें देखेगा। वो और तस्वीरें जुनेजो साहब के साथ अरशद बिन चौधरी की अभी भी मौजूद है अभी भी नेट। मौजूद है, बाकी अहदेदारान के साथ जी भी, खाली जुनेजो जी साहब ने। जी। तो वो और अरशद अमीन मुस्लिम लीग हाउस को इस्तेमाल करता था अपने सारे बाकायदा कोई नजायज ओहदा कामों के था लिए। एमएसएफ जी, का? जी, वो चेयरमैन था वो। अच्छा। प्रेसिडेंट थे एक वक्त पे में ये ख्वाजा साद रफीक साहब, जनरल सेक्रेटरी थे रियाज फतेहाना साहब। ओके। ये इनका तंजीम का स्ट्रक्चर था। ठीक है। और अरशद अमीन के बाद जो लोग ताकतवर थे उसमें राना इम्तियाज साहब थे उस ग्रुप में। फिर रईस टैंकी थे, रईस टैंकी पहले जमीयत में थे, सिविल लाइंस अच्छा। कॉलेज, सिविल लाइंस कॉलेज में जमीयत में थे। यानी अंडरवर्ल्ड को कुछ लोग जमीयत ने भी दिए हैं। दिए हैं। जो पहला पहला स्टॉक आया ना वो जमीयत से ही आया है, अच्छा। क्यूएसएफ और एमएसएफ के अंदर। अच्छा, ये रईस टैंकी पे जरा रोशनी डालें, और वो टैंकी नाम क्यों पड़ा? वो तो अभी आपकी मेरी बात हो रही थी तो बचपन में कहीं गिर गया था, कर्फ्यू शर्फ्यू के दिनों में कुछ टाल बजाने गया था, टैंकी में गिर अच्छा। गया था, तो इस वजह से उसका नाम टैंकी पड़ गया था। लेकिन रईस टैंकी को आप ये समझें कि जिन लोगों ने स्टूडेंट पॉलिटिक्स में सबसे पहले हथियार उठाए हैं और उनका आज़ादाना इस्तेमाल किया, तो ही इज़ वन ऑफ देम। ओके। तो वो उन्होंने सिविल लाइन कॉलेज वहाँ थे, इस्लामी जमीयत तुलबा के ओहदेदार थे वो। तो उनसे एमएसएफ के कुछ लड़के मिलने गए हैं, इफ्तार बलोच, इफ्तार उर्फ खारी बलोच और बिलाल बलोच वगैरह। तो जमीयत के लड़कों ने उनके मेहमानों के साथ थोड़ी बदसलूकी की है कि ये एमएसएफ के लोग हमारे कॉलेज में, हमारे हॉस्टल्स में क्यों आए। तो उस पर रईस टैंकी ने जमीयत के पोस्टर फाड़ दिए और उसने एमएसएफ का ऐलान कर दिया और वो हिटमैन बन गया अरशद अमीन चौधरी का। अच्छा। मतलब गोली मारनी है तो टैंकी पे ही है ना। सही सही। ਤੇ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ। Right. ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ सियासी ਨੈਕਸਸ, भी हैं और ਪੂਰਾ बाधाड़ ਗਾਡ ਫਾਦਰ ਵਾਲਾ এনवायरमेंट ਨਾ ਕਿ बिल्कुल। ਜਿਹਦੀਆਂ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਅ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਚ ਵੀ ਨੇ, पॉलिटिक्स च भी ने, अंडरवर्ल्ड च भी ने ते स्टूडेंट च भी ने। अच्छा, हम कह सकते हैं कि ये जो रईस टैंकी था, ये अरशद अमीन चौधरी का बाबा लाडला था। जी। और खाली अरशद रईस टैंकी नहीं था, और भी बहुत सारे लोग थे। राणा भाई थे भगवानपुरा कॉलेज के, उनके ऊपर भी कत्लों के मुकदमात थे। फिर राणा इम्तियाज साहब थे, राणा इम्तियाज साहब भी मेंटल होंदे से पिस्तौल कड्ढन लगे। मतलब जो बड़े निडर किस्म के स्टूडेंट थे उस वक्त, वो उनमें राणा इम्तियाज साहब थे। और एक जावेद उर्फ माजा सिख था, जेदा सिख था। अच्छा जी। फिर नवाज जट थे उनके, एक लेफ्टिनेंट, शाहदरा को देखते थे, शाहदरा डिग्री कॉलेज और बाकी चीज़ों को। तो उनको उनकी नज़रें उस वक्त थी एमओ कॉलेज के ऊपर कि जब इतनी ताकत, इतना असर रसूख है, लड़के भी हैं, लेकिन एमओ कॉलेज के अंदर ये था कि वहाँ एक बड़ा प्रोग्रेसिव ग्रुप था क्यूएसएफ के नाम से, जिसको चलाने वालों में थे साहिर दबीर सनी, उसके चेयरमैन थे। और वो तनवीर खाकवानी साहब थे, उसमें रईस कालिया थे। और रईस कालिया क्यूएसएफ का हिटमैन था। मतलब अच्छा। बंदे मारन वाला काम उधर रईस कालिया कर रहा था, इधर रईस टैंकी कर रहा था। दो रईस, रईस कालिया और रईस टैंकी। सही। तो वहां पे उन्होंने क्यूएसएफ का एक डायलेमा ये था कि ये लोग सिर्फ एक ही कॉलेज तक महदूद थे, लेकिन बड़ा स्ट्रांग होल्ड था और बड़ा, हर बंदा एक वन मैन आर्मी था।
कोई 30-50 लड़कों का ग्रुप था और कोई भी उस ग्रुप को हाथ डालने को तैयार नहीं था। अच्छा, ये काफ़ी कॉलेजेस है ना लाहौर के, एमएओ कॉलेज, दयाल सिंह कॉलेज, ये रेलवे स्टेशन टेक्निकल कॉलेज जिसका आपने हवाला दिया, अरशद नवीन चौधरी ने यहाँ दाखिला लिया, वो शादरा का कॉलेज, और कौन-कौन से कॉलेजेस थे जो ये स्टूडेंट पॉलिटिक्स और अंडरवर्ल्ड के हवाले से बड़ा एक और रोल रहा? बड़ा तारीखी कॉलेज है और उसने भी एक तारीखी ग्रुप को जन्म दिया, वो है साइंस कॉलेज वादर रोड। हुँ, वहाँ पर ब्लैक ईगल की तश्कील दी हुँ, गई और ब्लैक ईगल को शुरू करने वालों में थे हसानुल्लाह बोबी साहब, अब्दुल्ला मीर साहब, अब्दुल कादर सुल्तान टोनी साहब, हुँ, और उनके जो थे मीडिया को देखने वाले सेक्रेटरी इतलात उनके जो थे ना, वो मोहतरम जनाब हामिद मीर साहब थे। हाँ। और ये लड़के जो थे ना ब्लैक ईगल वाले, ये ब्लैक ईगल का बड़ा नाम रहा है, हाँ। तो और ये मार-धाड़ में भी हामिद मीर साहब का रोल रहा है? नहीं, हामिद मीर साहब वो तो नजरियाती आदमी हैं, जैसे उधर साद रफीक साहब नजरियाती आदमी थे, अच्छा। प्रैक्टिकली वो उन्होंने कोई इस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज नहीं की। तो इसी तरह हामिद मीर साहब भी एक नजरियाती आदमी थे। इसका ब्लैक ईगल का मतलब ये था कि मार्शल लॉ और मार्शल लॉ के जो परवरदा लोग हैं ना, जो ग्रुप्स हैं, उनकी मजामत की जाए। और हुँ, इसमें सारे अच्छे घरों के, बड़े बहुत वेल ऑफ घरों के जो बच्चे थे वो थे, नजरियाती तौर पर वेल ऑफ घरों की बात ओके। कर रहा हूँ, हुँ, वैसे इंडस्ट्रियलिस्टों के बच्चे नहीं ओके, थे। ओके। और उनका ये था कि बहुत सुपर फिट थे, हुँ, कमांडो टाइप। हुँ, मतलब हर बंदा बॉडी बिल्डर है, हर बंदा कराटे का ब्लैक बेल्ट है। हुँ, ये जो नहर है इचरे वाली, हुँ, वहां पे वो लोग सुबह उठ के 4 बजे स्विमिंग करते थे। हुँ, उनका सारा फोकस अपने उस पे था, हेल्थ के ऊपर, हुँ, बॉडी के ऊपर। और वो ग्रुप ने ना, वो उसने डकैतियां की हैं, ना हुँ, गाड़ियां छीनी है, ना कुछ किया। वो इसलिए एक साथ थे कि अगर जमीयत या एमएसएफ हमसे पंगा लेगी तो हम उसको निबड़ेंगे और हम प्रोग्रेसिव सियासत करेंगे तालीमी इदारों में। और हुँ, ख़ास तौर पर जो साइंस कॉलेज है, यहाँ हम जमीयत और एमएसएफ को नहीं घुसने देंगे। सही, तो वो एंटी मार्शल लॉ, आप समझ लें कि वो थोड़ा सा पीपल्स पार्टी से हमदर्दी रखने वाला एक ग्रुप था, सही। क्योंकि उस वक्त पीएसएफ यहाँ बन नहीं सकती थी हुँ, मार्शल हुँ, लॉ के दिनों में। सही, सही। कराची में पीएसएफ थी और वो उन लोगों ने बड़ी स्ट्रगल की है हुँ, वहाँ पे हुँ, मार्शल लॉ के दिनों में, लेकिन लाहौर में ज़रा मुश्किल था। तो जो क्यूएसएफ की हमदर्दियाँ थी वो भी थोड़ी बहुत पीपल्स पार्टी के साथ थी। सही। और क्यूएसएफ और ब्लैक ईगल के लड़के जो जब यहाँ बीबी गवर्नमेंट में गए 88 के बाद, उसके बाद ये दोनों ग्रुप जाके आगे मर्ज हो गए पीएसएफ के अंदर। और जो अच्छा, पंजाब की पीएसएफ है वो क्यूएसएफ और ब्लैक ईगल के लड़कों से ही बनी है जाकर। अच्छा, हमने अरशद अमीन चौधरी के ताल्लुकात की बात की, जिन्हें जो सबसे बड़ा ताल्लुक था। अरशद अमीन चौधरी का शरीफ ख़ानदान से कैसा ताल्लुक था? अच्छा जी, मैंने इस मामले को ना बड़ा डीप डिग किया, लेकिन मुझे कहीं ना नज़र नहीं आता। अच्छा। और मुझे दो चीज़ें नज़र आती हैं। हुँ, एक इसलिए नहीं कि ये हुकूमत में है और हमें को खुशामद करनी है इनकी। हुँ, जो मियाँ नवाज शरीफ साहब की सियासत है ना, वो कभी ये वाली सियासत रही नहीं है कि लड़ाई झगड़ा करना है, हुँ, फायरिंग करनी है, हुँ, लोगों को मारना मरवाना, ये वो बहुत इन सारी चीज़ों से दूर रहे। हुँ, और आप देखें कि शहबाज शरीफ साहब भी जब नवाज शरीफ साहब वज़ीर आला थे, तो उस वक्त वो क्राइम कमेटी के सरबराह होने के नाते हुँ। उन्होंने कभी ये स्टूडेंट पॉलिटिक्स के सर पे ना हाथ रखा है और ना इनको इस्तेमाल करने की तो कोशिश की है। मेरे ज़हन में ये सवाल आता है, आप दुरुस्त कह रहे होंगे यकीनन। अगर सरपरस्ती नहीं की मियाँ नवाज शरीफ साहब ने, जुनेजो साहब चले गए, अब वज़ीर आला रहे पंजाब के नवाज शरीफ साहब, फिर बाद में वज़ीर आज़म बने, और वो जो अरशद अमीन चौधरी का डंका है, वो तो बहुत बाद तक भी बजता रहा। जी, उसकी वजह ये है, मैं आगे जाके उसकी आपको रीज़न्स बताता हूँ। पहले मैं आपको बताता हूँ कि अरशद अमीन चौधरी की या उसके नेटवर्क की ज़रूरत किन सियासतदानों को थी। वो मियाँ हुँ, नवाज शरीफ को तो कभी भी नहीं रही। हुँ, उनकी ज़रूरत उन सियासतदानों को थी जो लाहौर से बाहर से आते थे यहाँ, हुँ। और यहाँ उनका ना अपना बेस हल्का कैंप नहीं होता था। था, ना यहाँ उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती थी, और ना ही वो किसी जगह अपने लिए कोई भीड़ जमा कर सकते थे। सही। तो वो लाहौर में आके अपने आप को एक तन्हाई अपने गिर्द महसूस करते थे, जिसको दूर करने का इलाज अरशद अमीन चौधरी था हुँ, कि मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो 200 लड़के आके मेरे पीछे खड़े हो जाए, हुँ, मेरा कहीं वॉक है, मैंने किसी जगह जाना है, मैं किसी प्रोसेशन में शरीक होना है, जुनेजो साहब को मैंने कोई अफरादी कुव्वत हुँ। दिखानी है अपनी किसी जलसे के लिए, तो 200 गाड़ियां मैं कॉलेजों से भर के ले गया। सही, सही। तो ये वो लोग इनको इस्तेमाल करते रहे, और इस बात का एविडेंस दो बातें हैं।
पहली बात ये है कि जब ये मुस्लिम लीग टूटी है 93 के एंड पे, जब जुनेजो लीग तो 94 के मतलब इलेक्शन यूं में कहे बनी कि थी ना। मियां नवाज शरीफ साहब ने टेक ओवर किया है। नहीं मतलब जब भी ये हाँ। अलहदगी हुई है, जी जब उन्होंने बगावत की जी जी है वट्टू साहब ने जी जी। एज स्पीकर ऑफ असेंबली, तो अच्छा, उन्होंने, उसकी बात करें आप, हाँ, ठीक है। उस वक्त भी आप देखें कि अरशद अमीन मियाँ साहब वाले धड़े में शामिल नहीं हुआ, वो वट्टू साहब वाले धड़े में शामिल हुआ। हम्म हम्म और पहले भी मैं आपको जैसे रियाज फतेहाना साहब का बता रहा हूँ या वट्टू हम्म साहब का बता रहा हूँ, या आप देखिए कि जुनेजो साहब की जो लेगेसी है वो पंजाब ने में किसने उठाई है। मियां नवाज शरीफ साहब तो उनकी गवर्नमेंट टूटने से पहले ये लहदा हो गए थे, हम्म ज़िया के साथ चले गए थे। हम्म तो जो वट्टू साहब की जमात है, वो जुनेजो साहब की जो यहाँ हम्म बाकियात हैं, हम्म। आपको याद होगा कि चट्टा लीग का नाम पहले इन्होंने जुनेजो लीग रखने की कोशिश की थी। अच्छा। तो ये लोग वो थे जो पंजाब में जुनेजो साहब की सियासत को आगे लेके चलना चाहते थे, और मियां नवाज शरीफ के साथ इख्तलाफात थे इनके। हम्म और जो 93 में जाके फिर वो सामने भी आ गए जब हम्म उन्होंने चट्टा लीग बना ली। हम्म। तो उस वक्त भी अरशद अमीन उधर गया है। और फिर दूसरी बात यह है कि ये जो थी ना एमओ कॉलेज वाली एमएसएफ नजरियाती, अब मैं इसी तरफ आना चाह रहा था मैं कि जरा हाँ, सिर्फ मियां साहब वाला ठीक आपको है। बता, एमएसएफ नजरियाती जो थी वो बनाने वाले थे ख्वाजा साद रफीक साहब। सही ये जो एमओ कॉलेज वाली थी आबा चौधरी और आतिफ चौधरी वाली। आतिफ सही। चौधरी तो खैर स्टूडेंट भी नहीं था कभी, लेकिन वो उसमें चूंकि शामिल था इसलिए नाम उसका लेना पड़ता। हम्म तो उसका उन लोगों के खिलाफ भी जब अंदरून शहर के लोगों ने कंप्लेन की हैं, और मियाँ साहब भी अस्पताल के विजिट पे गए, वहाँ स्टूडेंट के हाथों किसी को गोलियां लगी हुई थी, तो उन्होंने ऐसे पूछ लिया कि कौन है। तो उन्होंने कहा जी ये स्टूडेंट आके गोलियां मारते हैं और इनको रोकने वाला पूछने वाला कोई नहीं है। तो तब भी मियाँ साहब ने उस विंग के खिलाफ ऑपरेशन और सख्ती के ऑर्डर्स जारी किए हैं, जो विंग उनकी उनके धड़े को सपोर्ट कर रहा था। अच्छा। जो एमएसएफ का नजरियाती ग्रुप था, हम्म जिसे ख्वाजा साद रफीक लीड कर रहे थे सियासी तौर पर, हम्म उनके खिलाफ उन्होंने ऑर्डर जारी किया है कि जी इनके खिलाफ सख्ती करेंगे, ये क्यों लोगों को गोलियां मारते हैं ये वो। हम्म तो मतलब वो कहीं कोई ताल्लुक साबित नहीं होता ना मियां सरपरस्ती नहीं नवाज की शरीफ मियां साहब साहब। का, ना शहबाज शरीफ साहब का, ना उन्होंने कभी स्टूडेंट पॉलिटिक्स की है, हम्म। ना वो कभी इनके झगड़ों पखेड़ों में आए हैं। उनका आपको भी पता है, सारी दुनिया को पता है कि वो बिजनेसमैन थे, वहां से वो पॉलिटिक्स में आ गए। अच्छा, मैंने सोचा था कि ये जो सिलसिला है, बजाय इसके कि हम इसको कोई 1 डेढ़ घंटे की नशिस्त हो और लोग जो है वो बोर हो जाएं, कुछ हिस्सों में मैंने सोचा कि इसको डिवाइड कर लें। तो यहाँ पे मेरे ख्याल है एक हम ब्रेक लेते हैं, और जो अगला हिस्सा है उसमें बहुत सारी बातें हैं। आतिफ चौधरी, जी असद जी, प्रिंस और बहुत सारे किरदार जो हैं वो बिल्कुल। उनको हम जो है डिस्कस करेंगे। तो अब तक के लिए इतना ही। बिलाल और को इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। अगर आपको हमारा शो पसंद आया तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हमारे चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन यानी घंटी ज़रूर दबाएं। और अगर आप फीडबैक देना चाहते हैं तो हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप फीडबैक नंबर 0332841053 दस्तियाब है। तो अब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।